पॉइंट नंबर 31, सडन कन्वर्जन ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस इनटू प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर। अचानक से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। अचानक से कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में नहीं आ सकती, रातों रात लॉसेस खत्म नहीं हो सकते, प्रॉफिट में नहीं आ सकते। क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस बीइंग अंडरस्टेटेड। हाँ, ये रिस्क है। अगर एक्यूमुलेट लॉस है, वो लॉस कम होगा, थोड़ा और कम होगा, फिर आप प्रॉफिट में आएंगे। तो अगर सवाल में लिखा हुआ है कि रातों रात जो है कंपनी के एक्यूमुलेट लॉसेस खत्म हो गए और आप प्रॉफिट्स में आ गए, तो क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस बीइंग अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट बीइंग ओवरस्टेटेड। ये जितने पॉइंट्स हमने अब तक पढ़े हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो एग्जाम के सिनेरियो में आ सकता है और आपने वहां सेकंड्स में पिक करना है कि इसका अकाउंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो ऑडिट रिस्क का सवाल होता है उसमें आपने सोचना ही किस पर्सपेक्टिव से है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। नंबर 32, अच्छा नंबर 32 और नंबर 33 ये दोनों मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 32 जिस पे लिखा है मैनेजमेंट बोनस और 33 पर भी यही लिखा हुआ है, दोनों में फर्क क्या है देखते हैं। पॉइंट नंबर 32 एंड 33 मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैनेजमेंट बोनस इज लिंक्ड ऑन द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। जी, अगर मैनेजमेंट का बोनस, अगर टॉप मैनेजमेंट का बोनस, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का बोनस अगर आप एसेट पर लिंक कर देंगे तो क्या वो अपने बोनस को बढ़ाने के लिए क्या वो एसेट्स को मैनिपुलेट करना चाहेंगे? यस। क्या वो एसेट्स को ओवर वैल्यू करना चाहेंगे? यस। जहां जहां मैनिपुलेशन हो सकती है, जहां जहां एस्टिमेट और जजमेंट्स में जान के गलती 2 नंबरी हो सकती है, क्या वो करना चाहेंगे? यस। क्यों? जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो बोनस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चीते हैं आप? आए इसका रिस्क पढ़ते हैं। देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट विल मैनिपुलेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाया एस्टिमेट्स एंड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक हो गया। क्योंकि प्रोविजन में खेलना आसान है, एस्टिमेट को खेलना आसान है। 100 को 150 दिखा दिया या 100 को 50 दिखा दिया। देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट विल मैनिपुलेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाया एस्टिमेट्स एंड प्रोविजंस एंड दिस विल लीड टू प्रॉफिट बीइंग ओवरस्टेटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर पर्सनल बोनस। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 32 का ताल्लुक एसेट से था, पॉइंट नंबर 33 का ताल्लुक प्रॉफिट से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सवालात में ये रिस्क में आया हुआ है। आगे चले जी। पॉइंट नंबर 34, सडन डिक्रीज इन एडमिन एक्सपेंसेस विदाउट एनी चेंज इन द कंपनीज ऑपरेशंस। रातों रात कंपनी के ऑपरेशंस ना बहुत बढ़ जाते हैं ना कम हो जाते हैं, और एडमिन एक्सपेंस भी रातों रात ना एकदम कम हो जाती ना बढ़ जाती। हाँ, अगर मिसाल मैं अपनी एग्जांपल दूं, पहले हमारा कैंपस छोटा था, फिर हमने कैंपस चेंज किया तो ड्रास्टिकली मेरे एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ गए। लेकिन इसी कैंपस में रहते हुए एडमिन एक्सपेंस शायद 5-10% बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ड्रास्टिकली अगर ऑपरेशन वही हैं तो ना ड्रास्टिकली बढ़ सकते हैं और ना ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं। कह रहा है पॉइंट, सडन डिक्रीज इन एडमिन एक्सपेंसेस विदाउट एनी चेंज इन कंपनीज ऑपरेशंस। क्या रिस्क है? सिंपल सा रिस्क है, देयर इज अ रिस्क ऑफ प्रॉफिट बीइंग ओवरस्टेटेड। अगर एडमिन एक्सपेंस कम कर दोगे तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओवरस्टेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 35 सवाल में लिखा हुआ है कंपनी के पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, चाहे वो किसी पेटेंट की बात कर रहा हो, किसी फ्रेंचाइज की बात कर रहा हो, किसी लाइसेंस की बात कर रहा हो। ठीक है जी। जैसे KFC के पास पाकिस्तान में ऑपरेट करने का लाइसेंस है, जितने हमारे पाकिस्तान में जो फूड के आउटलेट्स के ब्रांड्स हैं उनके पास पाकिस्तान में या तो ऑपरेट करने का फ्रेंचाइज है या आपका पास उसका लाइसेंस है। क्या रिस्क है जी? अगर हमने उसका ट्रीटमेंट एज पर आगे 38 नहीं किया, सपोज करेंगे KFC के पास अगले 10 साल का फ्रेंचाइज है, तो जो आपने अपफ्रंट अमाउंट पे की है उसको आपको 10 साल के लिए अमोर्टाइज करना पड़ेगा और आप उसको अपनी बुक्स में इंटेंजिबल एसेट में दिखा रहे होंगे। ठीक है जी। There is a risk that if treatment is not done as per IAS 38, then both intangible assets and profit could be over understated once again। या दोनों रिस्क हैं। 5 साल था उसको 10 कर दिया, 10 को आपने लेट से 5 कर दिया, तो यहां दोनों रिस्क हैं। रिपीट कर रहा हूं, there is a risk that if treatment is not done as per IAS 38, ठीक है जी, 38 को ब्रश अप कर ले, देखें बार बार आ रहा है, then both intangible assets and profit could be under overstated। हजरात अब जो पॉइंट्स आगे आ रहे हैं उनकी मैंने हेडिंग दी हुई इन्वेंट्री। फॉर योर कंफर्ट एंड फॉर योर ईज पर्पस मैंने आगे डाल दी हेडिंग इन्वेंट्री, बिकॉज पॉइंट नंबर 36 से लेकर पॉइंट नंबर 44 ऑल दीज पॉइंट्स पर्टेन टू ऑडिट रिस्क पर्टेनिंग टू इन्वेंट्री। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनमें ऑडिट रिस्क है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री। जरा देखें पॉइंट नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44। 44 पर चाहें तो आप एक लाइन खींच दें, पॉइंट नंबर 36 से लेकर पॉइंट नंबर 44। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 36 से लेके और पॉइंट नंबर 44 का ताल्लुक जो है इन्वेंट्री की कैटेगरी से है। दीज ऑल आर ऑडिट रिस्क पर्टेनिंग टू इन्वेंट्री। ठीक है,
प्रोफेशनल एग्जाम में योर कवरेज मैटर्स अ लॉट। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 36, अब एक एक करके चलते हैं। एसेट स्लैश इन्वेंट्री ऑर्डर प्रोक्योर्ड विद नो सर्टेनिटी दैट दे विल बी रिसीव्ड एट द ईयर एंड और नॉट। सवाल में लिखा हुआ है, सपोज करें सवाल में लिखा हुआ है कि जी हम माल दुबई से इंपोर्ट करते हैं या माल यूरोप के किसी कंट्री से आता है और उसको आने में, हम तक पहुंचने में लेट से 2 to 3 वीक्स लगते हैं और वो ट्रांजिट होता है। ठीक है, और ये हमारी बैलेंस शीट डेट है। क्या रिस्क है जी? देखें, ऑडिट रिस्क के सवाल में वो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तमाम स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, दिस क्वेश्चन विल नॉट गिव यू द इंटायर इंफॉर्मेशन। ये सवाल मैक्सिमम विल बी ऑफ 8 लाइंस और 10 लाइंस और 12 लाइंस और मे बी ऑफ 4 to 5 लाइंस। तो इसमें आपने उतनी ही बात पढ़ के आपने पिक करना है। यू वोंट बी एबल टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन कि बताएं फिर क्या हुआ, माल पहुंचा नहीं पहुंचा। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपने उसकी बेस पर असेस करना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। ठीक है जी, तो अगर माल इन ट्रांजिट है तो क्या रिस्क है? रिस्क ये है मेरे बच्चों कि अगर सवाल में लिखा हुआ जी माल को पहुंचने में लगेंगे, द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड माइट टेक 2 to 3 वीक्स, तो रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि माल इन ट्रांजिट था, रिस्क ये है कि माल इन ट्रांजिट था और आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब है बैलेंस शीट डेट पर वो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो फिजिकल मौजूद ही नहीं थे। इसका मतलब है एंट्री क्या पड़ गई होगी? या तो फिक्स एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट, या एंट्री पड़ गई स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट। आए देखते हैं। देयर इज अ रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट कट ऑफ। ये माल अगले साल पहुंचा, ये अगर मिसाल के तौर पे ये 2019 है और ये 2020 है, तो गुड्स आपने रिसीव किए 20 में और आपने रिकॉर्ड कर ली 19 के अंदर। तो वंस अगेन ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ कट ऑफ। क्या बताया था मैंने शुरू में? कट ऑफ का मतलब है ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी, टू बी कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। आगे चलें जी। देयर इज अ रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट कट ऑफ लीडिंग टू स्टॉक या परचेजेस एंड पेबल्स both being overstated at the balance sheet date, or there is a risk that if inventory slash fixed assets are recorded before they physically exist, then both inventory और fixed assets and payables will be overstated। देखें, दोनों बातें आ रही हैं। जब तुम एसेट को डेबिट करोगे तो तुम क्रेडिट भी करोगे। इसका मतलब है दोनों रिस्क आ रहे हैं, एसेट का भी, पेबल का भी, फिक्स एसेट का भी, पेबल का भी। चूंकि दोनों आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, लिहाजा हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? हमने वर्ड इस्तेमाल किया ओवरस्टेटेड। ठीक है, अगर तुम लिखते हो फिक्स एसेट एंड पेबल, अगर तुम लिखते हो बोथ, अगर सवाल में दिया हुआ है कि हमने फिक्स एसेट मंगाए हुए हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं फिक्स एसेट एंड पेबल विल बी ओवर वैल्यूड। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो फिर क्या लिखेंगे? बोथ इन्वेंट्री एंड पेबल्स विल बी ओवर स्टेटेड। आगे चलें जी। 37, देयर आर वेरियस लोकेशन स्लैश स्टोर्स फॉर इन्वेंट्री काउंटिंग एट द बैलेंस शीट डेट एंड कंपनी स्लैश क्लाइंट मैनेजमेंट इज विलिंग टू गेट 100% स्टॉक काउंटेड एट द बैलेंस शीट डेट। मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइंट के 12 गोदाम है, क्लाइंट के 10 गोदाम है। सवाल में मेंशन है देयर आर 25 वेयर हाउसेस, सवाल में लिखा देयर आर 15 वेयर हाउसेस। जहां पर ईयर एंड पर इन्वेंट्री काउंटिंग होती है, आइजा 500 में याद करो, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट मैंने बताया था कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर बैलेंस शीट डेट पर 3 काम कर रहा होता है, आगे जाके 4 काम हो जाएंगे। अभी 3 बता रहा हूं, आगे जाके 4 हो जाएंगे। कैश काउंटिंग करता है, इन्वेंट्री काउंटिंग करता है और अगर जरूरत है तो फिक्स एसेट की काउंटिंग करता है। ठीक है जी, हमारा एक प्रोसीजर है जहां हम बैलेंस शीट पर जाकर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं। कुछ केसेस में हम काउंटिंग करते हैं और कुछ केसेस में क्लाइंट काउंटिंग करता है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बहरहाल क्लाइंट की ख्वाहिश है कि अगर हमारे लेट से 15-20 गोदाम हैं तो आप हर जगह इन्वेंट्री काउंटिंग करने जाएंगे। प्रैक्टिकली हमारे लिए 100% स्टॉक काउंटिंग शायद मुमकिन ना हो। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। देखो, थ्योरी के सब्जेक्ट में आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो मैं बताऊंगा यार, प्रैक्टिकली कभी कभी ये पॉसिबल होता है, लेकिन फॉर थ्योरेटिकल पर्पस मैं कुछ और बताऊंगा। प्रैक्टिकली मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं एट EY, बहुत सारे क्लाइंट्स पर 100% स्टॉक काउंटिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल थी। मेजॉरिटी केसेस में 100% स्टॉक काउंटिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो हम इस माइंडसेट से चलेंगे कि 100% स्टॉक काउंटिंग शायद पॉसिबल ना हो। अब अगर मिसाल के तौर पे क्लाइंट के लेट से 5 गोदाम है, ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। अगर क्लाइंट के 5 वेयर हाउसेज हैं और हमने जाकर इन्वेंट्री काउंटिंग कर ली लेट से 2 के अंदर, ठीक है जी। कितने गोदाम है क्लाइंट के? 5 गोदाम है। गोदाम कह लें, वेयर हाउस कह लें, स्टोर्स कह लें, ठीक है। हमने काउंटिंग की 1 में और 2 में। रिस्क क्या हुआ? रिस्क ये हुआ कि हमने यहां काउंटिंग नहीं की, तो क्या यहां पर आपकी इन्वेंट्री मौजूद थी? इसका मतलब है हम एग्जिस्टेंस क्या आपकी इन्वेंट्री वहां थी नहीं थी, प्लस उसकी कंप्लीटनेस कि क्या मुकम्मल थी नहीं थी, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सके। या यूं कहें
कि हम कुछ स्टॉक के मुतालिक तो एविडेंस ले पाए, बट कुछ इन्वेंट्री के मुतालिक हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए। फिर रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन टू बी कवर्ड अंडर द लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। असर्शन इसके बाद पढ़ाया जाता है, पहले नहीं पढ़ा सकते, इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे चलें जी, सीक्वेंस आप मेरे मुताबिक चलेंगे। 37, there are various locations / stores for inventory counting at the balance sheet date, and company / client management is willing to get 100% stock counted at the balance sheet date. Please note, 100% verification of inventory at all locations is not always practically possible for the external auditor. Risk क्या है जी? सर रिस्क बताएं। There is a risk that the auditor will not be able to obtain sufficient appropriate audit evidence over the existence and completeness of inventory locations not visited by the auditor at the balance sheet date. फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 लोकेशन थी, आपने 2 को विजिट किया, आप इन 3 को विजिट नहीं कर पाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, टाइम ही था हमारे पास, लिहाजा इनके मुतालिक तो आप एविडेंस ले पाए हैं, बट इन 3 लोकेशंस के मुतालिक आप एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को, ये सिंपल आप कहें कि हमें यही नहीं पता कि हमारी इन्वेंट्री है या नहीं, आम जबान में कह लें, वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस फॉर द लोकेशंस नॉट विजिटेड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है जी, आगे चलें जी। हमने कवर किया 36 और हमने कवर किया 37। कैटेगरी चल रही है इन्वेंट्री, टॉपिक चल रहा है ऑडिटर्स प्रैक्टिकल पॉइंट्स। ठीक है जी, आगे चलें। 38 पॉइंट नंबर 38, कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। आई गेस टू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड जनरल ओवरहेड्स। अब रिस्क के सवाल में दिया हुआ है, जब क्लाइंट कॉस्टिंग करता है तो आपने अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आपने जनरल ओवरहेड्स भी लिए हुए हैं, आपने एबनॉर्मल ओवरहेड्स भी लिए हुए हैं और आपने मार्केटिंग के ओवरहेड्स भी लिए हुए हैं। अगर आप कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देंगे तो योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओवर वैल्यू। ठीक है जी। इफ जनरल ओवरहेड्स, क्या कहा, इफ जनरल ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट then this will result in inventory being overvalued. Simple point, आगे चलें। 39, inventory is destroyed by fire or flood before the balance sheet date. सवाल में लिखा हुआ है बैलेंस शीट डेट से पहले तूफान आ गया, तबाही आ गई, ठीक है जी, जलजला आ गया, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई ऐसा एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है जिससे आपकी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है जी, पहले उसकी वैल्यू थी लेट से 4 लाख रुपए, पहले उसकी वैल्यू थी लेट से 4 लाख रुपए और वो बिकता था लेट से 6 लाख रुपए का। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। अब तबाही के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए रह गई है। अब उसकी वैल्यू जो एनआरवी, रिवाइज एनआरवी जो है, रिवाइज एनआरवी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। इसका मतलब अब आप उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, अब आप उसको 1 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे। आए पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर / फ्लड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। रिस्क क्या है जी, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री इज डैमेज्ड एंड नॉट वैल्यूड, एंड इफ नॉट वैल्यूड, इफ लगा लीजिएगा, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री इज डैमेज्ड एंड इफ नॉट वैल्यूड एज पर IS2 देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओवर वैल्यूड। ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूं, देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री इज डैमेज्ड एंड नॉट वैल्यूड एज पर IS2 रिजल्टिंग इन, या यूं रिफ्रेश कर लें इसको, रिजल्टिंग इन क्लोजिंग स्टॉक बीइंग ओवर वैल्यू। ठीक है जी, ये हमने कवर किया पॉइंट नंबर 39।